Recording in progress. Today we'll be starting a new topic, that is financial statements of sole trader. ठीक है, सोल ट्रेडर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं. द फर्स्ट कंपोनेंट इज इनकम स्टेटमेंट एंड द सेकंड कंपोनेंट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. जो इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या शो करती है? इट शोज, इनकम स्टेटमेंट का पुराना जो नाम था, इनकम स्टेटमेंट का पुराना नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. And it shows profit or loss for the year. इस साल में हमने कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया. और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? इट शोज, पुराना का ओल्ड नेम था बैलेंस शीट. बैलेंस शीट. इट शोज the net worth of the business. नेट वर्थ मतलब बिजनेस की कितनी वर्थ है, बिजनेस के अंदर कितनी वेल्थ है, कितनी बिजनेस की वैल्यूएशन लगेगी बेचेंगे तो वो शो करता है. अब इनके कुछ सेट फॉर्मेट्स हैं, आपने ये फॉर्मेट फॉलो करना है. ठीक है, यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट एज इट इज. इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले ऊपर टॉप पर क्या आता है? ये ओनर एक्स वाई जी जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर क्या आता है? ओनर्स नेम. ओनर्स नेम जिसका भी नाम हुआ, या फिर बिजनेस नेम. जैसे कि कोई बिजनेस है, पेप्सी कोला है, पेप्सी कोला इन कंपनी लिखा हुआ होगा ऊपर, या फिर किसी इंडिविजुअल के नाम पर अगर है तो उसका नाम लिखा हुआ होगा. ठीक है ना, तो ओनर्स नेम आ जाएगा सबसे पहले. इसके बाद क्या है? इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड. जी, क्या चीज? मार्क्स होंगे, ये हेडिंग के ही मार्क्स होते हैं इसमें. ठीक है, आपको फॉर्मेट पूरा पूरा फॉलो करना है. फॉर्मेट के अंदर हेडिंग भी आती है. तो ऊपर आपने लिख दिया पहले ओनर्स नेम, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, वो डेट डाल दी. ये मैंने ऐसे एग्जांपल के तौर पे एक डेट डाल दी, जरूरी नहीं यही डालो. जो डेट आपने डालनी होगी, जो भी क्वेश्चन में होगी वो डालें. ठीक है, और इसके बाद लेट्स सबसे पहले स्टार्ट होगा रेवेन्यू से. अच्छा, वी हैव टू कॉलम्स. ये दो कॉलम्स है ना, ये दो कॉलम्स है ना, एक कॉलम डेबिट और एक कॉलम क्रेडिट नहीं है. ठीक है, दो कॉलम्स हैं. जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या है हमारा? वर्किंग के लिए, और सेकंड कॉलम इज फॉर द फाइनल आंसर. जिस चीज में कोई भी चीज ऐसी होगी ना इसमें कुछ वर्किंग हो, तो उसमें दोनों कॉलम यूज होते हैं. जैसे कि सेल, सबसे पहले आपने सेल देखा फर्स्ट कॉलम में. अब लेस सेल्स रिटर्न, तो सेल रिटर्न माइनस किया. अब माइनस होने के बाद जो आंसर होगा ना वो बराबर वाले कॉलम में जाएगा. ये जो आंसर है ना इसका क्या है? नेट सेल्स. नेट सेल्स इज द आंसर. आंसर विल ऑलवेज गो इन द राइट हैंड सेकंड कॉलम. ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे जाते हैं. कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री. देन उसके बाद आएगा परचेजेस, देन कैरेज इनवर्ट्स. ये सारी चीजें प्लस हो रही हैं. ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ट्स, देन परचेज रिटर्न, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री. ये पांच चीजें टोटल. इसमें तीन चीजें ऐड हो रही हैं, दो चीजें माइनस हो रही हैं. ठीक है, तीन चीजें ऐड हो रही हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, कैरेज इनवर्ट्स. तीन चीजें प्लस हो रही हैं और दो चीजें माइनस. अब कोई सारी इन सब में वर्किंग है ना, इसीलिए इनको कहाँ लिखा है हमने? फर्स्ट कॉलम में. जब एक मरतबा टोटल हो जाएगा, इनका जो टोटल होगा वो कहाँ जाएगा? सेकंड कॉलम में. फर्स्ट कॉलम इज फॉर द वर्किंग, सेकंड कॉलम इज द फॉर द फाइनल आंसर. टोटल इनका बराबर में चला जाएगा. और इसका जो टोटल आएगा, ये टोटल किससे माइनस होगा? ये ऊपर वाली वैल्यू से माइनस होगा. ये टोटल जो ऊपर वाली वैल्यू से माइनस होगा, नेट सेल्स में से माइनस हो जाएगा. तो जो आंसर फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर वुड बी ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा. ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम ऐड करते हैं अदर इनकम. व्हाट इज अदर इनकम? अदर इनकम क्या होता है? हाँ जी, कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है? व्हाट इज एन अदर इनकम? अदर इनकम, इनकम में और अदर इनकम में क्या फर्क होता है? देखो, अदर इनकम है ही सही है. रेंट, देखो मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हमारी मेन सोर्स ऑफ, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम? फीस. लेकिन अदर इनकम क्या होगी? ऊपर एक कैंटीन देखी होगी आप लोगों ने, कैफेटेरिया होगा. अब कैफेटेरिया से अगर हम कुछ रेंट लेंगे तो दैट रेंट वुड बी अदर इनकम. क्योंकि पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप की अदर इनकम क्या होती है? जो वहाँ पर जो है शॉप होती है, एक शॉप स्टॉप होती है, वहाँ पर कोई टायर शॉप होती है, पंचर वाला होता है, कार वॉश होता है, ये सारी क्या है उनकी? अदर इनकम्स. ठीक, अदर इनकम इज समथिंग विच इज नॉट योर मेन सोर्स ऑफ इनकम. आपकी एक मैकेनिक की गाड़ी होगा, उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जो मैकेनिक की फीस है, जो भी पैसे मिल रहे हैं. लेकिन अगर जो है कहते हैं कोई गाड़ी, किसी एक क्लाइंट की गाड़ी दूसरे क्लाइंट को दे दे, उससे कोई कमीशन मिल जाए उसको, तो वो उसके लिए क्या होगा? दैट वुड बी द अदर इनकम.
ठीक है। अदर इनकम इज एनी इनकम अर्न अदर देन द मेन सोर्स ऑफ इनकम, साइड में कुछ एक्स्ट्रा साइड इनकम जिसको हम कहते हैं। अदर इनकम आमतौर पर हमारे सिलेबस में क्या क्या होते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। ठीक है, चार तरह की हमारे पास अदर इनकम्स होती है। इनमें से कोई भी एक नाम आ जाए क्वेश्चन में, वो हम लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने। अगर ये एक से ज्यादा हो, मिसाल के तौर डिस्काउंट रिसीव भी हो, कमीशन रिसीव भी हो, अब क्या करेंगे, दोनों को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, दोनों को प्लस करके बराबर में ले जाएंगे। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, एक ही होता है। जब एक ही होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बराबर वाले कॉलम में। ठीक है। उसके बाद लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? बेसिकली हर जो भी बिजनेस के डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस हैं, दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरीज एंड वेजेस है, जनरल एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड्स एंड सो ऑन, सारे एक्सपेंसेस टोटल करके बराबर में ले गए। अब इनको माइनस करेंगे ऊपर से, तो आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये जो फाइनल कर माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, ये क्या आएगा? प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। Recording in लेट्स स्टार्ट विद progress. सेल्स। सबसे पहले सेल्स है। सेल्स कितनी है भाई? सेल्स है हमारी ये 394000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी लेस सेल्स रिटर्न। तो फिर आ जाएंगी नेट सेल्स। Recording in progress. ओके, सेल्स में से सेल्स रिटर्न, नेट सेल रिटर्न को माइनस करेंगे 14565। द आंसर वुड बी नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स का आंसर आ जाएगा, क्या होगा? नेट सेल्स 379435 नेट सेल्स हो गई। देन लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, देन परचेजेस, कैरेज इनवर्ड्स। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 28150। देन परचेजेस 265500। देन कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है, 4300। ठीक है, देन परचेज रिटर्न 8745 और देन क्लोजिंग इन्वेंट्री 25600। ठीक है, इन सबका टोटल कर लेंगे, बराबर में चला जाएगा टोटल 2577 8। ठीक है, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट? इन सबको टोटल करने के बाद बराबर में आ जाएगा, बराबर में वाले। आई थिंक देयर इज मिस्टेक इन टोटलिंग। 263605 263605 115830 is the gross profit. Recording in ग्रॉस progress. प्रॉफिट के बाद हम ऐड करेंगे अदर इनकम। ऐड अदर इनकम, अदर इनकम या अदर रेवेन्यू जो भी बोले इसको, दोनों वर्ड करेक्ट है। अदर इनकम में देखेंगे, इस क्वेश्चन में हमें मिल रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड। 6800। ठीक है, 6800 ऐड कर लो।
Recording in मतलब ये progress. 122,630। अदर इनकम के बाद फिर हम करेंगे लेस एक्सपेंसेस। लेस एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहला एक्सपेंस है कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड्स में क्या फर्क होता है पता है आप लोगों को? कैरेज इनवर्ड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स जो है वो कस्टमर्स हमारे पास लाने का एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स बोथ आर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है कि गुड्स को हम अपने पास लेकर आ रहे हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहे हैं, तो कैरेज इनवर्ड होता है। और कैरेज आउटवर्ड होता है गुड्स को कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग में लिखते हैं और कैरेज आउटवर्ड को एक्सपेंसेस में लिखते हैं। दैट इज 5,000। कैरेज आउटवर्ड के बाद है रेंट। रेंट इज 4,678। देन उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज 16,450। देन सैलरीज। Salary 31,200. Then discount allowed. And general expenses. General expenses 2,500. General expenses 1,485. Sorry. और interest paid is 2,500. ठीक है, इन सबको ऐड कर लें। 66 माइनस करने के बाद आएगा फाइनल आंसर इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। डबल फाइव 5,571. Let's start with the statement of financial Recording position. in progress. Okay, now let's start with the statement of financial position. ठीक है, एक तो हमने इनकम स्टेटमेंट कर ली, अब हम करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मींस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी हम यही करेंगे, हेडिंग डालेंगे वापस से, ओनर का नाम लिखेंगे सबसे ऊपर, ठीक है। नेम ऑफ ओनर विल बी देयर एट द टॉप, ब्रैटली, ठीक है। देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नहीं बैलेंस शीट नहीं लिख सकते। 10 साल हो गए ये नाम एलिमिनेट, 15 साल हो गए नाम बैलेंस शीट का एलिमिनेट हो चुका है। एज एट 31 दिसंबर 2012, क्वेश्चन में जो ईयर है वही लिखना है हमने, ठीक है। अब बैलेंस शीट में भी दो कॉलम्स आएंगे, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। इस क्वेश्चन में कौन कौन से नॉन करंट एसेट्स है? मोटर व्हीकल है, दूसरा बिल्डिंग है। नहीं, डेप्रिसिएशन वाली नहीं, विदाउट एडजस्टमेंट्स है ना। मोटर व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। मोटर व्हीकल्स है 114,000, बिल्डिंग्स है 228,000। टोटल कर लेंगे तो 342,000। टोटल नॉन करंट एसेट्स। देन इसके बाद है करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स में आएगा क्लोजिंग इन्वेंटरी, देन ट्रेड रिसीवेबल्स,
ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 25,600, ट्रेड रिसीवेबल्स 36,580, बैंक कैश। अच्छा, अभी बैंक की वैल्यू, डेटर्स का पुराना नाम था, ट्रेड रिसीवेबल ही आएगा एग्जाम में भी, और हम भी यही लिखेंगे। अच्छा, बैंक का प्रॉब्लम ये, बैंक आता है करंट एसेट में, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि बैंक की वैल्यू कहाँ पर लिखी हुई है, क्रेडिट साइड पे। अगर बैंक की वैल्यू क्रेडिट साइड पे लिखी होगी तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब लाइबिलिटी है हमारी ये, तो एसेट्स में नहीं आएगा ये। ठीक है, तो बैंक नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में आएगा कैश, 4500। इन तीनों का टोटल करके बराबर में ले जाएंगे, ये कहलाएगा टोटल करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स। प्लस करें इन तीनों को, जी। लास्ट क्वेश्चन में बेटा आपका जो टोटल आप बता रहे हो 66,913 आ रहा है इनकम स्टेटमेंट में, तो ये तो आ रहा है हमारा भी टोटल ना, अब इसको ऊपर से माइनस भी करना है, तो फिर यू विल गेट द प्रॉफिट। ठीक है, चलो टोटल कर लें। 66,680। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल एसेट्स। देखो, टोटल नॉन करंट एसेट वाला है, करंट एसेट्स वाला है, अब इन दोनों को हट कर, नहीं ये सही है बेटा आंसर, 66,680 इज करेक्ट। बारह करके देखो, फाइनल आंसर इज टोटल इज 408,680। ठीक है, देन उसके बाद आएगा कैपिटल। अब नेक्स्ट हेडिंग इज कैपिटल। देखो, ये नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट प्लस हो गए, टोटल एसेट्स आ गए। अब ये कैपिटल, कैपिटल आएगा। कैपिटल की हेडिंग में क्या आता है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट से आएगा जो हमने निकाला है। देन लेस करेंगे ड्राइंग्स, तो जो चीज लेस हो रही होती है ना वो ब्रैकेट में आती है। फिर जो आंसर आएगा दैट विल बी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल से। ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारा, 290,663। ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 55,717। लेस करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ये ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ड्राइंग्स 21,000। ठीक है, नाउ द फाइनल आंसर इज क्लोजिंग कैपिटल, बराबर में ले जाओ उसको। ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्राइंग्स। आंसर इज 325,380। ठीक है, 325,380, ये आ गया हमारा क्लोजिंग कैपिटल। देन उसके बाद आएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। ये हेडिंग्स आपको याद रखनी है, फॉर्मेट शुड बी रिमेम्बर्ड। नॉन करंट लायबिलिटीज में सिर्फ आता है लोन। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, बैंक लोन कितने का है, 50,000। ठीक है, ये वो लोन लायबिलिटी होती है जो एक साल के बाद हमें पे ऑफ करनी है।
Then again current liabilities. करंट लाइबिलिटीज में आएगा ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ट्रेड पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल्स कितने हैं? 26,500 और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक की वजह से क्योंकि क्रेडिट पे लिखी हुई दैट इज ओवरड्राफ्ट 6,800, 33,300। नाउ वी विल ऐड ऑल ऑफ देम, इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 40, एसेट्स के बराबर आना चाहिए, 408,680 total capital and liabilities. Recording in This progress. is the answer of question number 2. Just check your answers, everyone.